सभी लोगों को बहुत बहुत सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और मध्य प्रदेश योग यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में योग को प्रचारित करने के लिए 224 दिन से लगातार चली आ रही है, उसका मैं एक छोटा सा पार्ट बन सका। मेरा नाम है गौरव जैन। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, बुक ऑथर हूँ, फाउंडर हूँ एक आयुर्वेदिक कंपनी जैन आयुर्वेदा का। इसके साथ ही मैं एक योग और वेलनेस कोच भी हूँ। आज से कुछ समय पहले मैं इतना स्वस्थ नहीं रहता था। शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर चुकी थी। तो उन बीमारियों से जब उबरने के लिए जब मैंने योग का सहारा लिया तो उसके जो मुझे परिणाम मिले वह बहुत ही अद्भुत थे। शरीर निर्मल तो होता ही है योग के साथ साथ, उसके साथ साथ आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, उसके अंदर जो प्रभाव पड़ता है वह अकल्पनीय है। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी इन चीजों को अपनाया हो। पर मैं आज भी अपने आसपास लोगों को देखता हूं कि वह ना तो योग करते हैं ना व्यायाम करते हैं, यहां तक कि कुछ साधारण तरीके के प्राणायाम भी करना नहीं जानते। क्या वह अज्ञान है या वह करना नहीं चाहते, क्या वह सीखना नहीं चाहते? इसके हो सकते हैं बहुत सारे उत्तर हो, पर मुख्य रूप से मैंने यह देखा है कि लोग करना नहीं चाहते। पर जो करना चाहते हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं जहां चाहा वहां रहा। उनको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल ही जाएगा अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए। आज का जो टॉपिक है वह है योग द्वारा शरीर की शुद्धि एवं रोग मुक्ति। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रोग क्यों होता है और क्या कारण है कि हम रोगी हो जाते हैं। अपने रोग को जब मैंने ठीक किया, मुझे एक समय में बहुत ज्यादा मेरा ओवरवेट था, 100 kg प्लस मेरा वेट क्रॉस कर चुका था। उस कारण मुझे बहुत सारी शारीरिक परेशानियां रहती थी। शारीरिक परेशानियां जब भी होती है तो वह अकेली नहीं होती, आपको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करती है। जैसे बचपन में मेरा मोटा होना मेरे मजाक का मेरे क्लास में बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजह से मैं स्कूल जाना तक मैं पसंद नहीं करता था। बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद में, एक्सरसाइज, घूमना, सब कुछ ट्राई करने के बाद में जब मैं योग की शरण में गया तब मुझे पता चला कि स्वस्थ शरीर आप कैसे हासिल कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में जो उन्नति आप लेके आना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य होते हैं, वह किस तरीके से आप उनको पूर्ण कर पाए। वैसे पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र या कह सकते अष्टांग योग की उन्होंने रचना की। वैसे कहा जाए तो पतंजलि जी आज के समय में, तो ट्विटर तो आज चल रहा है, पर एक समय में पतंजलि जी ने ट्विटर का आविष्कार पहले ही कर चुके थे। बहुत छोटे छोटे योग सूत्र के जरिए उन्होंने स्वस्थ जीवन को जीने के लिए जो स्टेप बताए उनको अष्टांग योग कहा गया। कई लोगों का तर्क होता है कि अष्टांग योग में एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़नी होती है, पर जितना मैंने अनुभव किया है कि आप किसी भी अंग को पकड़ के जीवन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं, रोग मुक्ति आप ले सकते हैं। तो उन्होंने 8 नियम जो दिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, तो यह 8 नियम ऐसे थे कि कोई भी व्यक्ति इनको अपने जीवन में अगर अपनाता है, अपने जीवन में उसको थोड़ा सा भी अप्लाई करने लगता है, तो उसको उसके नतीजे बहुत तुरंत देखने को मिलते हैं, बहुत तुरंत। जैसे कि बात की जाए तो सामाजिक जीवन के लिए हमें कुछ यम मिले, नैतिक जीवन के लिए हमें दूसरे नियम मिले, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आसन का उन्होंने बताया। इसके अलावा प्राणायाम शरीर के अंदर प्यूरिफिकेशन, जो हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शन है, जिसके अंदर देखिए ऑक्सीजन हर चीज के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन होगी तभी इंजन के अंदर धमाका होगा और इंजन के पिस्टन ऊपर नीचे चलेंगे और गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसा ही हमारे साथ में श्वास के साथ में, तो प्राणायाम बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, किसी भी तरीके के व्यायाम नहीं कर सकते, योगाभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरा फेवरेट तो प्राणायाम है हमेशा से। वैसे एक चीज जो समझने की है कि क्या पूरे दिन में कितना समय स्वयं के लिए निकाला जाए कि आप स्वस्थ रह सकें। तो मैंने कुछ इसका फॉर्मूला बनाया
कि अगर कोई भी व्यस्त व्यक्ति है तो कैसे योग का संपूर्ण फायदा कम से कम समय में ले सके। तो यह पार्ट मैं बहुत आखिर में डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा। इसमें 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप 5-5 मिनट के स्टेप है। उनको अगर कोई भी व्यक्ति फॉलो करे जो भी थोड़ा सा भी स्वस्थ है, स्वस्थ लोगों के लिए तो नहीं कह सकता कि हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, पर हाँ जो व्यक्ति स्वस्थ है इसको अपना के 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को देके अपने शरीर में जो भी योग के फायदे हैं, जो भी ध्यान के फायदे, प्राणायाम के फायदे हैं, 15 मिनट का समय दे के ले सकते हैं। इतना समय तो लोग सिर्फ चाय पकौड़ा खाने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप चाय पीने बैठते हैं दोपहर में या सुबह तो 15 मिनट का समय लगता है। आपको अमूमन नहाने में भी 15 मिनट का समय लगता है। जिस तरीके से हमारे जीवन में सुबह उठ के हम ब्रश करने की आदत पड़ जाती है कि अरे ब्रश नहीं करेंगे तो हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, ऐसा ही 15 मिनट का शेड्यूल अगर अपने डेली लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि मैंने कौन से 15 मिनट के स्टेप को फाइंड आउट किया है। इसके अलावा आज इस पूरे सेशन में कुछ और चर्चा करेंगे, जो 5 पॉइंट है जिनको अगर आप अपनाते हैं, आप समझ लेते हैं, तो 5 स्टेप के द्वारा आपको निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है और आपका शरीर जो होता है प्यूरिफिकेशन की तरफ जाता है। देखिए, अगर कहीं गंदगी है, कहीं दुर्गंध आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है, आप उसके पास में कितना अच्छे से अच्छी चीज भी रख दें, कितने अच्छे से अच्छा भोजन भी रख दें, वह भी सड़ने लगेगा। तो यह शरीर भी है एक तरीके का, कह सकते हैं इसके अंदर खून है, हड्डियां हैं, फेफड़े हैं, किडनी है, इसके अंदर गंदगी भी बनती है जिसको आप कफ भी कह सकते हैं, जिसको हम गले से निकालते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, हम शौच क्रिया करते हैं और अपने शरीर की क्लीनिंग करते हैं। पर शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है क्या वह एक ही तरीके का शरीर है? तो शरीर मुख्य रूप से जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, और इसके अलावा हमारा एक शरीर और होता है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता, पर क्या वह है? जैसे अगर बात की जाए, इस शरीर के अंदर कुछ ना ऐसी है, कुछ ना कुछ ऊर्जा है, जिसको आप ऊर्जा भी कह सकते हैं, वह कहीं ना कहीं शरीर के अंदर है, जिस वजह से हमारा शरीर, हमारा जीवन चलता है। वह हमें दिखाई नहीं देता। अब कई लोगों का तर्क होता है कि जो दिख ही नहीं रहा है उसके लिए क्या करें। आपने कभी गर्मी में आप बैठे हो, पसीना आपको बहुत तेज आ रहा हो और आप अगर पंखे को चला देते हैं, क्या वह हवा हमसे टकरा के हमको शीतल नहीं करती? या आप एसी चला देते हैं तो वह हवा हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर वह डायरेक्ट हमारे जीवन को प्रभाव डाल रही है। आप अपनी नाक को कुछ देर के लिए बंद कर लीजिए, मुंह को कुछ देर के लिए बंद कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको इस ऊर्जा की जरूरत कितनी है। शरीर के अंदर एक कहीं ना कहीं आत्मा है, यह हर व्यक्ति मानता है। यहां तक कि जो नास्तिक लोग होते हैं वह भी मानते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है। देखिए, भौतिकी का एक नियम है, न्यूटन ने एक नियम दिया था, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। और इसके अलावा एक क्रिया और दी थी कि आप जिस चीज के अंदर ऊर्जा लगाते हैं वह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो न्यूटन का जो नियम था, साइंस का नियम था, वह भी हमारे शरीर पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि कुछ ना कुछ ऊर्जा है। आप इसको कह सकते हैं कि आत्मा है, आप कह सकते हैं इसको परमात्मा है। अगर हम बात करें तो हमारे जो भी ऋषि मुनि और हमारे जो भी गुरु रहे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि शरीर अकेला नहीं है। शरीर जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर है, वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, पर सूक्ष्म शरीर जो है वह निरंतर यात्रा करता रहता है। आप इसको कहीं भी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। देखिए, यह आज के समय में तो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता है, पर टेलीपैथी को भी हम नकार नहीं सकते, हम मोबाइल को भी नहीं नकार सकते कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके दूसरे देश, दूसरे शहर में बैठे हुए व्यक्ति से आप दूरभाष यानी कि सिग्नल के द्वारा, कुछ ऐसे सिग्नल है वहां तक पहुंचते हैं, उसकी आवाज आप तक आती है। आप इंटरनेट चलाते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, तो यह थ्योरी काम करती है कि हाँ ऊर्जा है और बिना तारों के, बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो यह जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर से ताकत लगा पाते हैं, चल पाते हैं, सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं,
पर यह आत्मा जब शरीर के अंदर रहती है तो कुछ ही समय के लिए आती है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी जगह में आपको रहना पड़े जहां पर बहुत गंदगी है, और तो आप रहेंगे, पर आप रहने के लिए आ जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आप गंदगी के अंदर रहें, पर जो आत्मा है वह शरीर के अंदर आती है। शरीर के अंदर मल भी है, मूत्र भी है, वियर भी है, कफ भी है, 17 तरीके के रोग है, 17 तरीके की व्याधियां हैं। पर आत्मा जब इस शरीर के अंदर आती है तब वह अपना घर समझ लेती है। उससे आप कहें कि निकल जाइए निकल जाइए, पर वह गंदगी छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। शरीर को शुद्ध अगर करना है तो आत्मा को, मन को, और पूरा जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोसिस्टम है हमारा, हमारी बॉडी का पूरा जो सर्कल है उसको एडजस्ट करना, उसको सही तरीके से अलाइनमेंट करना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि पहले के समय में तराजू जो चलते थे, तो तराजू इस तरीके से बैलेंस करके रहते थे। अगर कहीं पे किसी पलड़े में कुछ दिक्कत आती थी तो वहां पे दूसरी साइड के वजन में बांध के उसको बैलेंस कर देते थे। पर शरीर जो है वह अकेला बैलेंस नहीं होता। आपको उसको प्यूरिफिकेशन के लिए शरीर के इंटरनल फंक्शन, आप उसको आत्मा कहिए, आप उसको ऊर्जा कहिए, आप उसको चक्रा कहिए, ये सभी एक सिस्टम है। अगर आपका यह सिस्टम में बिल्कुल थोड़ी सी भी खराबी आती है तो वह आपको दिखाई देने लगती है। यह दिखाई कब देती है? जब आप बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं। पर यह ध्यान रखिए, जब भी आपके शरीर में कोई भी रोग आता है तो वह कुछ ना कुछ सिग्नल देता ही है। जैसे दाल पकती है तो सीटी आती है, वह तो कुछ ना कुछ संकेत हमेशा आपके शरीर में देखने को मिलेगा। बस आपको जरूरत है उसको पहचानने की कि यह संकेत क्यों दिखाई दे रहा है। रोग एकदम से इतना बड़ा नहीं होता, कैंसर भी एक दिन में इतना बड़ा नहीं होता, बड़े से बड़े रोग एक दिन के अंदर हमारे शरीर के अंदर नहीं आते। मुख्य रूप से मैंने यह पहचाना, मैंने यह समझा कि आज का जो समय है वह इतना ज्यादा हो सकता है कि लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जीवन को बनाने की आवश्यकता सरल की है। आज से अगर हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करें, सिर्फ 50, 100, 200 साल पुरानी बात करें, तो जीवन था बहुत ही सिंपल सिटी थी। यानी कि जितना सरल जीवन आज से कुछ साल पहले आसान जीवन था, आज तो नहीं कह सकते कि उतना सरल जीवन आज है। मुश्किलें हर व्यक्ति के पास में है, उनके नाम हर व्यक्ति के लिए अलग है। किसी को शारीरिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, और किसी को यह परेशानी है कि उसको कोई परेशानी ही नहीं है। यह भी उसकी चिंता का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। समझिए, देखिए, आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने जाएंगे कि देखिए मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तो वह आपको जज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ के एक्सपीरियंस, उसने जो देखा सुना पढ़ा, वह आपसे बिल्कुल अलग है। तो आप दूसरे व्यक्ति के पास जाके ढूंढते हैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका। पर अगर आप स्वयं को कुछ समय रोज दें, 10 मिनट, 5 मिनट, इसको स्वाध्याय भी कह सकते हैं। हमारे जैन धर्म में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है कि जो भी हमारे गुरु है स्वाध्याय का बहुत अच्छा महत्व बताते हैं कि आप स्वयं का अध्ययन करिए। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसके अंदर गहरे उतरते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इंटरनल फंक्शन में क्या क्या कमियां हैं। क्या जो समस्याएं आप देख रहे हैं वैसे मानसिक स्तर की हैं। मन में बनने के कारण कई बार रोग शरीर पे भी दिखाई देते हैं। आपने सुना ही होगा कि कई बार डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, सॉरी थोड़ा सा विराम लूंगा मैं। आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी बीमारी जो होती है वह दिमागी स्तर की होती है, तो डॉक्टर इस बात को पकड़ लेता है और आपको कुछ साधारण गोलियां दे देता है, कैल्शियम की, विटामिन की, और रोग आपका बड़ा है, पर आपकी श्रद्धा उस पर होती कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझसे 500 रुपए फीस ली, मैं गया उस केबिन के अंदर, वहां पे बहुत अच्छा डेकोरेशन था, वहां पर मुझे अच्छे से रिसीव किया गया। जब मैं वहां पर डॉक्टर का वेट कर रहा था तो वहां पे टीवी लगी थी, बढ़िया बैठा हुआ था सोफे के ऊपर, आधी बीमारी वहां पर आपकी दूर हो चुकी थी। डॉक्टर से आपने बात की, डॉक्टर को समझ में आ गया इस व्यक्ति की परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, मानसिक परेशानी ज्यादा है। कुछ उसने दवाई की पुड़िया बांध के आपको दे दी और आपने उसको खा ली। अब आपकी आस्था लगी हुई डॉक्टर के ऊपर
कि डॉक्टर तो भाई लंदन रिटर्न है, लंदन से पढ़ के आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत सारी डिग्रियां उसके ऑफिस में लगी होंगी। आपने विश्वास आपको हो जाएगा कि नहीं अब तो मेरी बीमारी सही हो गई। और यह मानसिक स्तर का जो इलाज होता है वह बहुत बार काम करता है। मैंने एक रिसर्च की तो उसमें मुझे पता चला कि 80% बीमारियां जो होती है वह सिर्फ आपके मन से ही क्रिएट होती हैं। आप अपने मन के द्वारा ही उन बीमारियों को जन्म देते हैं। पर अगर मन के द्वारा आप उन बीमारियों को जन्म देते हैं तो क्या मन के द्वारा ही उनका इलाज संभव है? 80% बीमारियां आपके मन से और आपकी लाइफ स्टाइल जो है, जिस तरीके का दैनिक जीवन आप जीते हैं, वह सीधा सा रिफ्लेक्ट आपकी बीमारियों के ऊपर करता है। रोग से निरोग रहने के लिए देखिए, योग और रोग दोनों एक दूसरे के भाई बंधु दिखाई देते होंगे आपको, रोग और योग। तो अगर आप योग करते हैं, पर हाँ ये ध्यान रखिए कि ये दोनों भाई जो है ना, इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां रहती हैं, बहुत ज्यादा इनके बनती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में भी दो भाइयों की नहीं बनती है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। रोग और योग दोनों भाई भाई है, पर जहां पर योग होगा वहां रोग नहीं आएगा, और जहां पर रोग है तो वहां पर आप योग के द्वारा उस रोग को भगा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। आज जिस तरीके से मैं कुछ टीवी चैनल के ऊपर देखता हूं, कुछ कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ योग की पद्धतियां बताते हैं, कूदा फांदी करना, बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज दिखाना कि मतलब उसको एरोबिक का रूप दे दिया है। योग शांत चित करके उसको आराम से एक एक आसन करने का नाम योग है कि उसके लिए आप प्रिपेयर हो। बंदर जैसी उछल कूद करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग योग की शरण में तब आते हैं जब वे बहुत ज्यादा अपनी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। अब उनके लिए करना, आप जिस तरीके के प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो वह हाँ सभी के लिए एक जैसा वह बताते हैं, पर हर व्यक्ति की पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल परेशानियां अलग अलग तरीके की होती हैं। तो अगर योग से आपको रोग मुक्ति चाहिए तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास में जाइए जिसको उस चीज का संपूर्ण ज्ञान हो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा योग में परिपक्व हूं या मुझे पूरी तरीके से योग आता है। हाँ, इतना योग मुझे आता है कि मैं आपकी समस्या को योग के द्वारा सॉल्व कर सकता हूं। तो आप अपने लिए देखिए कि आपके लिए परफेक्ट व्यक्ति कौन है जो आपको योग के द्वारा निरोग कर सके। कहीं से कुछ भी देख लिया और उसको अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, आपको उसके रहस्य नहीं मालूम, उसके आपको सही तरीके नहीं मालूम। और कई बार लोग उस तरीकों को अपना के शरीर में दर्द कर लेते हैं, किसी के बैक पेन होने लगता है, किसी का मसल्स पेन होने लगता है, और जितनी जल्दी वह फायदा लेना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, उतनी जल्दी रिकवरी उनको नहीं मिल पाती। फिर वह दोष देते हैं कि मैंने योग किया, 1 महीने से योग कर रहा हूं, 2 महीने से योग कर रहा हूं, 5 महीने से योग कर रहा हूं, बीमारियां नहीं जा रही हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी बात आपकी बात में भी समझ में आ रही है, और जो लोग अगर योग नहीं करते हैं तो उनको भी ये बात मेरी शायद समझ में आए। बहुत सारे योग अच्छा सिखाने वाले लोग हैं, बहुत सारे। अगर कहा जाए तो भारत में तो योग सिखाने वालों की मेरे हिसाब से तो कभी कमी नहीं रही है। परेशानी उन लोगों को आती है जो विदेश में रह रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि योग क्या है। पर अगर हम अपने आसपास थोड़ा सा भी सर्च करें, थोड़ा सा भी, तो आपको हो सकता है कि आपके शहर में कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो आपको योग सिखा सके। हो सकता है वह व्यक्ति आपकी गली में ही रहता हो सकता है कि आपका पास का कोई एक दोस्त, कोई आपका रिलेटिव योग जानता हो। तो जाइए उसके पास में, सीखिए उससे। और अगर आप पूरी तरीके से लाभ लेना चाहते हैं तो किसी योगा ट्रेनर को, योगा स्ट्रक्चर को कुछ समय के लिए हायर करिए, उनसे बात करिए कि मेरी यह परेशानी है, क्या आप मेरी इसमें कैसे मदद कर पाएंगे। कुछ उनके साथ में ट्रेनिंग सेशन लीजिए, अपने घर में लीजिए, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक के अंदर लाइव होता है, व्हाट्सएप के अंदर भी लाइव होता है। लाइव करना सरल होता है, कोई भी व्यक्ति लाइव कर सकता है, और 1-to-1 ट्रेनिंग भी दे सकता है। व्हाट्सएप ट्रेनिंग देने का बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी भी एक क्लाइंट को उस समय पे मोबाइल के जरिए भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि लॉकडाउन में मैंने काफी किया। लॉकडाउन से पहले मुझे फिजिकल ट्रेनिंग देने में बहुत अच्छा लगता था। तो फिजिकल ट्रेनिंग अपनी जगह, उसके अपने फायदे हैं,
पर हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी काम करती है, पर पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर भी निर्भर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग आप किसी व्यक्ति को 1-to-1 में फेस टू फेस सामने बैठ के दे सकते हैं, उतना आप उस व्यक्ति को नहीं सिखाते, ऑनलाइन तरीके से नहीं सिखा सकते, क्योंकि कनेक्शन जो होता है वह इतना मजबूत नहीं बन पाता है, बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं हो पाती है। तो जो भी योग प्रशिक्षक इस चीज को देख रहे हो, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। तो आज क्या बात, सॉरी, चलते आगे चलते हैं और अब कुछ और बात करने वाले। अब मैं 3 चीजों के ऊपर और बात पहले करूंगा, तो वह मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझी, क्या 3 चीजें किसी व्यक्ति को निरोगी बनाती हैं, सफल बनाती हैं, या उसको असफल बनाती हैं, या उसको बहुत सारे रोगों से ग्रसित करती हैं। तो 3 तरीके के बल बल सभी लोग जानते हैं। अगर मैं आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको धक्का दूं, तो यह मेरे द्वारा लगने वाला एक बल है जो आपको लगेगा, और आपको जब मैं धक्का दूंगा तो आप अपनी जगह से आगे हो जाएंगे। तो बल इस तरीके से साधारण रूप से समझ सकते हैं कि यह बल है। पर बल कितने प्रकार के, तो मुझे 3 तरीके के बल समझ में आए कि जो काम करते हैं और जिनको समझना बहुत जरूरी है। 3 बल अगर आपने मजबूत कर लिए, तो जीवन में कभी भी आपको समस्याएं कभी परेशान नहीं करेंगी। पहला बल है मनोबल, दूसरा है आत्मबल, तीसरा है शारीरिक बल। अब तीनों बल अगर आप एक ही पैकेट में कैसे आप इसको समाहित करें, तो क्या ऐसी चीज है जिससे तीनों चीजें मजबूत हों। अगर आप कभी आपने देखा होगा कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूं, मुझे भी पसंद है, पर इतना पसंद नहीं है मुझे वेट ट्रेनिंग। तो वहां पर जब भी आप किसी एक वेट को उठाते हैं, तो आपकी मसल्स जो होती है वह टूटती है। टूटने के बाद में जब आप कुछ खाते हैं तो वह रिपेयर होती है। रिपेयर होने के साथ में इसका जो सेव है वह परिवर्तन हो जाता है। अब इस पूरी क्रिया में आपका बल काम करेगा। बल किस तरीके से काम करेगा, अगर आप मानसिक रूप से उस वजन को उठाने के लिए 10 किलो के वेट को उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो वह नहीं उठेगा। और अगर आप मानसिक रूप से आत्मबल आपका मजबूत है, वह 10 किलो का वेट नहीं, 10 किलो का डंबल नहीं, आप वहां पर 15 किलो का भी डंबल उठा पाएंगे। कई बार जब हम इसकी रिपीटेशन करते हैं, तो कुछ राउंड के बाद में वेट उठाना बहुत भारी लगने लगता है। जो वेट पहले राउंड में आप उठा के 10 बार 20 बार कर लेते थे, और चौथे पांचवें राउंड में जाके वह वेट भी आपको लगेगा कि 25 किलो का है। तब वहां पर जो काम करता है, आप खुद को पुश करते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो वहां पर करता है आपका मनोबल काम। अब आत्मबल क्या है, देखिए, आत्मा को ही नहीं समझा गया तो बल को कैसे समझेंगे। पर हाँ, बल को समझने का एक तरीका है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सॉरी, आत्मबल को समझने के लिए, तो आपको मानसिक रूप से तैयार रखने के लिए आपके अंदर से जो आवाज आए कि हाँ, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो इस तरीके की जो प्रोसेस मन के अंदर चलती है, यह आत्मबल आप इसको कह सकते हैं। शारीरिक बल सभी लोगों को मालूम है कि जब भी हम किसी चीज का प्रयास करते हैं, तो उसको करने के लिए उसको पूरी तरीके से हमें शरीर की भी आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर अगर स्ट्रेंथ है, अगर बल है, अगर ताकत है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए, आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत अच्छा है। शारीरिक बल को सही करने के लिए आप योगाभ्यास करना बहुत अच्छा है, और मनोबल को करने के लिए, पूरी तरीके से परिपक्व करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम और इनका लगातार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन, जिसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो मानसिक रूप से मनोबल और आत्मबल को तैयार करने के लिए आप मानसिक रूप से उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसमें सफलता का आप स्टेप निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। देखिए, अगर आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह जानते हैं कि कोई भी काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो डिसाइड करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। यह सारी बात जो आती है वह मनोबल और आत्मबल से द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो अगर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो आप सही है, और आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो भी आप सही है। बस आपको जरूरत है नहीं को हाँ में बदलने के लिए, आत्मबल और मनोबल को मजबूत करने के लिए। शारीरिक बल अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि
शरीर को शुद्ध करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता और होगी। जैसे अभी मैंने बताया था कि दो भाई रोग और योग, ऐसे ही दो भाई और हैं, ठीक है। तो वह दो, अच्छा आपको मेरी अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज नीचे यस टाइप कीजिएगा और कुछ ना कुछ लिखिएगा नीचे, और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने साथ में जो भी आपके दोस्त और परिजन जिनको भी इसकी जरूरत हो इस वीडियो की, क्योंकि बहुत जबरदस्त मैं आपको चीजें स्टेप इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं लाइव ट्रेनिंग सेशन के अंदर। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और तपन सिसोदिया जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे मालूम है कि आप मुझे वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज टाइप कीजिएगा गुड, ओके, नाइस, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, मुझे पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं। तो करने वाले थे दो भाइयों की बात, चलिए दो भाई नहीं कह सकते, इनको बहन कहते हैं अब की बात, ठीक है। दो भाई योग और रोग, और दो बहनें हैं भोजन और भजन, ओके। देखिए दोनों के नाम भी कितने सिमिलर हैं। अगर घर में दो बच्चे हो, जैसे कि मेरा नाम गौरव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे भाई का नाम भी इससे मिलता जुलता होगा। तो सही है, मेरे भाई का नाम है सौरभ। तो ऐसे ही नाम भी अगर आपको मिलते हैं तो आप भी रिलेट कर सकते हैं कि हाँ यह कुछ हो सकता है कि भाई बहन हो, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो सॉरी दो बहनों की बात और करने वाले थे, भोजन और भजन। तो नाम भी बहुत सिमिलर हैं, भोजन और भजन। तो देखिए भोजन जो है वह है शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए, और भजन, भजन का मतलब किसी भी तरीके का भक्ति भाव में आपका जुड़ना, भगवान से जुड़ना, किसी तरीके भाव जो बना हुआ है वह भगवान से जुड़ने के लिए है। तो भजन जब भी करते हैं, भजन करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास में हारमोनियम हो, मजीरे हो, ढोलक हो, या टीवी में बहुत तेज आपने साउंड लगा दिया उसके बाद में आप कुछ कर रहे हैं। भजन का मतलब है भजना, कोई भी एक ऐसी धुन जो लगातार आपके मन में चल सके, आप उसको गुनगुना सकें। भले ही छोटा सा कोई मंत्र हो, कोई भी भजन की छोटी सी लाइन हो, या हो सकता है कि आप ओम का ही जाप कर सकें। तो जब इस चीज को लगातार आप गुनगुनाते रहते, मन में चलता रहता है, तब भजन आपके शरीर को शुद्ध करता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। भोजन आपके शरीर के लिए जरूरी है, भजन आपकी आत्मा के लिए जरूरी है। यह दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, पर इनको सही तरीके से आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से वर्क करती हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे, और अब मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप के बारे में, कि जो अगर आप अपनाते हैं और तो डेफिनेटली आपका शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और रोग मुक्ति आपको जरूर मिलती है। तो योग का ही पार्ट है, पर मैं इसको अपने तरीके से कुछ बताना चाहूंगा इसको। तो 5 चीजों के बारे में चर्चा करने के बाद में अगला मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट का कौन सा स्टेप है जिसको फॉलो करके आप सुबह और शाम को अगर 15 मिनट देते हैं, सुबह 15 मिनट शाम को देते हैं, तो डेफिनेटली पूरा जो पैकेज है, कह सकते हैं कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, कि छोटे 15 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा धमाका हो जाए कि आपकी लाइफ में बूस्ट आ जाए। तो 5 चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वह है शाकाहारी भोजन। अब देखिए आप में से कई सारे लोग वाकई में शाकाहारी होंगे, हो सकता है कई सारे लोग शाकाहारी हो पर वे अंडे खाते हो सकता है कुछ ऐसे शाकाहारी हो जो महीने हफ्ते में 2 दिन तो नॉनवेज खाते ही हो, ओके। तो अगर आप इस तरीके की प्रोसेस करते हैं योग के साथ में, अगर आप विरुद्ध आहार लेंगे, देखिए यह आहार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप अगर अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हो तो और योग करना चाहते हैं, शरीर के अंदर प्यूरिफिकेशन नहीं आएगा, आपका मन शांत नहीं रहेगा। पर इसमें कुछ मैं और जोड़ने वाला हूं जिसको मैं कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पिछले 2 साल से। तो जितना मुझे मालूम है, शाकाहारी का मतलब होता है शाक सब्जियां खाना। शाक सब्जियों से मतलब है प्लांट बेस्ड डाइट लेना, ऐसी डाइट जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो। पर हम शाकाहारी लोगों, या हम कह सकते हैं मेरे घर में, मेरे समाज में भी कई सारे लोग हैं जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि दूध लेते हैं। अब आप कहेंगे दूध शाकाहारी है, हाँ दूध शाकाहारी है, पर उसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है
कि जो जानवर जिससे आप दूध की प्राप्ति कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है उस दूध की प्राप्ति के लिए, उसको एक उद्योग की तरह बना दिया गया। आप में से कितने लोग हैं जो गाय का दूध पीते हैं? शायद एक या दो लोग ही मुझे मिलेंगे जो कह सकते हो हाँ मैं गाय का दूध ही पीता हूं। आप जितना भी दूध कंज्यूम कर रहे हैं वह भैंस का दूध है। और शहरों में रहने वाले लोग, गाँव में तो ठीक है, छोटे शहरों में ठीक है कि आप दूध लेके आ सकते हैं। बड़े शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनको पैकेट वाला दूध ही पीने को मिलता है, जिसमें नहीं मालूम गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, किस जानवर का है, सब मिला हुआ है। उसके साथ में उसमें ऐड हो जाता है जो नकली दूध बनाने वाले लोग हैं उनका नकली दूध। तो यह सारी चीजें जब मिलके आपके घर में पहुंचती हैं तो वह जहर हो जाती हैं। इसी से बना हुआ आप पनीर खाते हैं, इसी से बना हुआ दही लेते हैं। तो मेरी समझ में अगर शाकाहार की बात की जाए, पशु उत्पीड़न की बात की जाए, तो पशुओं से प्राप्त किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वह चमड़ा हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे दूध हो, अंडा हो, मांस हो, किसी भी जानवर की सवारी हो, किसी भी पालतू जानवर को घर में बंद करना, पिंजरे में चिड़िया को बंद करके रखना। कई लोग एक्वेरियम रखते हैं, उसमें मछलियों को बांध के रखते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, वहां पे जानवरों को बंद रखा जाता है। तो ऐसे उत्पीड़न करना शाकाहार नहीं है, मेरा ये पर्सनल मत है। तो इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा आप समझिए कि कहां पे आप उत्पीड़न कर रहे हैं किसी भी जानवर का। तो प्लीज, जैसे हम इंसान हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में भी भावनाएं होती हैं, हमें भी सब महसूस होता है, वैसे ही हर प्राणी को जीवन जीने के लिए, जीवन में जो भी क्रियाएं सब महसूस होती हैं। वह भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं। हमको अगर कोई मारता है, हमको दर्द होता है, आप उनको मारते हैं चमड़े के लिए, भोजन के लिए, सर्वथा व्यर्थ है। यहां तक कि अगर दूध के लिए भी प्रताड़ित कर रहे हैं तो यह भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि शाकाहार, शाकाहार यानी कि साग सब्जियां खाना, फल फूल खाना, मेवे खाना, अन्न खाना। बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको गेहूं तरीके के मिलेंगे, आपको अनाज मिलेंगे, सब्जियां भरी पड़ी हैं, फल भरे पड़े हुए हैं, कोई महंगे फल नहीं आते। जैसे कि मैं सुबह का नाश्ता करता हूं तो 20 रुपए का मैं फल मंगाता हूं, 20 रुपए के फल से मेरा सुबह का नाश्ता हो जाता है। तो फल सब्जियां बहुत सस्ते हैं। आप कहेंगे कि मेवा महंगी है, ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, तो बिल्कुल भी महंगे नहीं है। आप जितना कंज्यूम उन चीजों से करते हैं, कई लोगों का सवाल रहता है कि कैल्शियम की कमी आ जाएगी अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं, आपकी डेली नीड का जितना कैल्शियम है आपको सब्जियों से आराम से प्राप्त होता है। आपको जितना भी प्रोटीन चाहिए, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी आप भीगे हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोयाबीन का टोफू बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, शुद्ध हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। तो इनका अपनी डेली लाइफ में कंजप्शन आप करिए। दूसरे चलिए पॉइंट की बात करते हैं कि 30 मिनट का आपको योग और प्राणायाम डेली लाइफ में करना ही है। देखिए, हम पूरे दिन में कम से कम बहुत सारा समय खाने में गुजार देते हैं। आप अगर पूरे दिन को अगर काउंट करेंगे, 1 घंटा आप खाते ही हैं पूरे दिन भर में। चाहे आप चाय पी रहे हो, चाहे आप नाश्ता कर रहे हो, चाहे सुबह का खाना ले रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट ले रहे हो, चाहे शाम को खा रहे हो, चाहे रात को खा रहे हो, पूरे दिन में 1 घंटा आप किसको देते हैं? भोजन को लेने में। पर भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए, उससे पूरा जो निचोड़ होता है ना, भोजन से निचोड़, आपने गन्ने को पिसते हुए देखा होगा, तो उसको कितनी बार उसको निकालते हैं? 2 बार 3 बार, सब उसका रस निकल आता है। ऐसे ही अगर 30 मिनट आप योग प्राणायाम के लिए देते हैं, ध्यान के लिए देते हैं पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट, तो रोग मुक्ति संभव है। 30 मिनट तो आप, 1 घंटा तो पूरे दिन में खाने को दे देते हैं, तो क्या 30 मिनट से लेके 45 मिनट, और अगर बहुत अच्छा आपको रिकवर करना है बीमारियों में या स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो 30 मिनट से लेके 1 घंटा आप डेली दीजिए। जितना समय खाने को देते हैं उतना ही समय आप योग को भी दें, तो बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। जो लोग बैलेंस बनाना नहीं जानते वह गिर जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो यह बैलेंस जो है
30 मिनट का कम से कम आपको समय देना चाहिए। 1 घंटे खाने में लगाते हैं तो 30 मिनट तो योगाभ्यास, योग के लिए, प्राणायाम के लिए देना हमेशा से ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको आराम की जरूरत क्या है। तीसरा पॉइंट है आपका रेस्ट यानी कि आराम। आराम भी दो प्रकार का होता है। एक तो जब हम सो जाते हैं तब हम जब आराम करते हैं, दूसरा जब हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो यह भी आपके शरीर को रिलैक्स देता है। अगर आप नियमित तरीके से प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो शरीर में जो आराम, जो रेस्ट चाहिए होता है वह उसको मिलता है। पर पूरी तरीके से अगर आपको आराम चाहिए और जो शरीर में स्ट्रेंथ जो बनती है, जो शरीर के अंदर निर्माण होता है, हमारे शरीर में जो निर्माण की प्रक्रिया है, देखिए शरीर जो है वह बनता और बिगड़ता हमेशा रहता है। आप जो बाल को देख रहे हैं, स्किन को देख रहे हैं, शरीर के अंदर खून को देख रहे हैं, वह लगातार बनते ही रहेंगे। अब बनेंगे तो वह बिगड़ेंगे भी। जब भी आपका शरीर आगे एज में बढ़ता जाता है तो आपकी पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं। जब पुरानी कोशिकाएं मरती हैं तो नई का निर्माण करने की संभावना बढ़ती है। अगर इस प्रोसेस के अंदर मरने की जो कोशिकाएं हैं उनकी संभावनाओं को कम किया जाए और इसको बनाने की संभावनाओं को अगर बढ़ाया जाए तो इसको कहा जाता है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब यह है कि आपको जो बूढ़ा होने वाले जो शरीर के अंदर जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वह आपके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी जो रिपेयरिंग है शरीर की, उस रिपेयरिंग को करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। आपकी गाड़ी है, आप चलाते हैं लगातार, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ेगा। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखी होंगी तो वहां पे भी एक साप्ताहिक अवकाश कुछ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मशीनरी है उनका मेंटेनेंस करने के लिए, या दिन में भी कुछ घंटे के लिए मशीनों को आराम दिया जाता है। जिन फैक्ट्रियों में 24 घंटे भी काम होता है वहां पे भी दो दो एक एक घंटे के गैप रखे जाते हैं, जिससे जो मशीन है उसकी रिपेयरिंग कुछ अगर हो सकती हो तो हो सके और उस मशीन को आराम मिले। पर यह शरीर जिस दिन से आप अपने गर्भ में आए थे अपनी माता के, उस दिन से ही आपका प्रोसेस मरण का स्टार्ट हो गया था। यानी कि जब आपने पहली सांस ली थी तो निर्धारित हो चुका था कि आपकी आखिरी सांस कब होगी। इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, शरीर को शुद्धिकरण के लिए। तो वह पूरी रिपेयरिंग जो है आपकी बॉडी की मेंटेनेंस जो होता है, तो मेंटेनेंस ओवर जो होते हैं वह होते हैं आपका सोने का समय। यानी कि जितने घंटे आप सोते हैं वहां पर आपकी प्रोसेस जो बॉडी की रिपेयरिंग की होती है वह बहुत तेजी से होती है। तो कम से कम शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए, शरीर को पूरी तरीके से मजबूत बनाने के लिए कम से कम 7 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की नींद अवश्य लेना चाहिए। अब कई बार होता यह है कि 9 घंटे तो आप पलंग के ऊपर रहते हैं पर नींद पूरी नहीं होती। नींद का यहाँ पर तात्पर्य है एक ऐसी गहरी नींद जो आपके शरीर की पूरी जो भी दिन भर की थकान है उसको निकाल दे। मन शांत होना चाहिए, शरीर एकदम रिलैक्स होना चाहिए। ऐसी नींद जिसको डीप स्लीप कहा जाता है। तो डीप स्लीप अगर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की डेली लेते हैं तो आपका शरीर प्यूरिफायर होता है। जो भी उसके अंदर कमियां हैं, जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। 7 से लेकर 9 घंटे की नींद लीजिए। फिर आपकी समझिए अगर आप गहरा ध्यान करते हैं, गहरे तरीके से प्राणायाम करते हैं, तो वहां पर फिर नींद की जरूरत जो है वह आपकी कम होती जाएगी। कई लोग मैंने देखा है सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। तो वह कैसे हो पाता है? क्योंकि वह उनकी पहली चीज तो नींद गहरी है यानी कि डीप स्लीप है। दूसरा, वह किसी ना किसी प्राणायाम, किसी ना किसी मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। शरीर की जो रिपेयरिंग की क्षमता है, जो पुनर्निर्माण शरीर के अंदर चलता है, उसकी प्रोसेस बढ़ा देते हैं। तो अगर आप कमजोर हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं तो पूरी नींद लीजिए। आप जैसे जैसे ध्यान और प्राणायाम को गहरे करते जाएंगे आपके नींद के घंटे अपने आप कम होते चले जाएंगे। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। अगले चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथा पॉइंट जो है वह है कि रोज 30 मिनट का आपको मेडिटेशन करना चाहिए, 30 मिनट का ध्यान करना चाहिए।
अब इसकी भी बहुत सारी टेक्निक है, हजारों टेक्निक कह सकते हैं कि मेडिटेशन करने की है। पर हर व्यक्ति के हिसाब से मेडिटेशन टेक्निक अलग हो सकती है। किसी को सिर्फ शांत बैठने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ म्यूजिक कान में लगा के कुछ सुनने में अच्छा लगता है, ध्यान करने में, किसी को श्वास के ऊपर ध्यान अच्छा लगता है। जैसे कि शिव भगवान ने विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर 112 विधियां बताई हुई हैं, तो वह विधियां जो है बहुत अच्छी हैं, पर हर व्यक्ति हो सकता है उसको फॉलो ना कर सके। पर उसका थोड़े समय में समअप में आपको कर दूं कि क्या उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर शिव भगवान ने पार्वती जी को जो योग सूत्र, ध्यान सूत्र बताए, तो उस किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जो लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो प्लीज इस किताब को पढ़िएगा जरूर। बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। तो ध्यान करना आपके लिए इतना जरूरी है। आप मन को किस तरीके से डोज देंगे। आपने शरीर को देने के लिए भोजन दिया, खाना खा लिया, शरीर को ऊर्जा मिली, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप अपने मन को शांत कर पाते हैं। जो उछल कूद करने वाला बंदर जो है ना, जो हमारे हर व्यक्ति के अंदर है, उसको संभालना आप सीख जाते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर जो टेक्निक है, उसमें श्वास के ऊपर ध्यान बताया गया है। तो श्वास के ऊपर अगर आप ध्यान लगाते हैं, अपनी जिस तरीके से वह ब्रीथिंग को देखना है, श्वास को देखना है, तो यह सबसे सरल उपाय है। इसी को बौद्ध भगवान ने पूरी दुनिया भर में फैलाया। विपश्यना ध्यान इसी को कहा जाता है। इसी की कुछ प्रोसेस है जो लगातार करने से लोगों को अच्छा लगता है, विपश्यना ध्यान। तो चलिए 4 पॉइंट के ऊपर चर्चा की कि डेली इनको अगर आप अपनाएंगे तो शरीर रोगी रहेगा, निरोगी रहेगा। इसके अलावा अगला जो प्रोसेस जो है वह है डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, शरीर के अंदर अशुद्धियां जब भर जाती हैं तो उनको निकालने के लिए भी आपको कुछ प्रोसेस करना चाहिए। तो उस प्रोसेस को शरीर से निकालने के लिए टॉक्सिन क्या होते हैं, इस पे पहले बात करने की जरूरत है। देखिए, हम जो भी भोजन हम खाते हैं वह शरीर के अंदर जलता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है। अब उसको वजह से होता क्या है कि आप अच्छा भोजन भी खाते हैं, बुरा भी खाते हैं। अच्छा भोजन खाएंगे तो उसके अंदर बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित पदार्थ ऐसे बनेंगे जिनको आप टॉक्सिन कह सकते हैं। और कुछ अगर प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अनियमित तरीके से खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, रात बेरात खाते हैं, तो यही भोजन शरीर के अंदर सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यह हमारे आंतों में, हमारे लीवर में, किडनी में, ब्लड में, यहाँ तक कि मानसिक रूप से हमारे विचारों में भी घर कर जाते हैं। अब इनको निकालने के लिए आपको आवश्यकता है शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए, टॉक्सिन रिमूव करने के लिए। शरीर अगर आपका टॉक्सिन से भरा हुआ है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में आंव भी कहा जाता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, मैं इसको कहता हूं कि शरीर के अंदर कार्बन जमा हो गए हैं। आपने एक प्रोसेस को देखा होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि O2 लेते हैं, और CO2 को हम बाहर छोड़ते हैं। तो आपने कभी महसूस किया है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन तो ली, पर CO2 बाहर छोड़ा, वहां पे O2 तो बाहर निकल गया, पर साथ में कार्बन कहां से आ गया। तो यह कार्बन कह सकते हैं। शरीर के अंदर गाड़ी चलती है तो उसमें से भी कार्बन निकलता है। साइलेंसर में आपने देखा होगा, गाड़ी का इंजन जब खोलते हैं तो उसमें भी कार्बन दिखाई देता है। तो शरीर के अंदर जब भी आप टॉक्सिन को बाहर निकालने के प्रोसेस को अपनाते हैं, आप कुछ तरल पदार्थ के द्वारा शरीर से टॉक्सिन निकालने का प्रयास करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योग करना, योग के जरिए आप शरीर को जब मूवमेंट देते हैं तो शरीर के अंदर पूरा शरीर हिलता है। पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितना भी मल है, वह बाहर जाने के लिए रास्ता खोज लेता है। तो योग के द्वारा शरीर से टॉक्सिन बाहर होते हैं। इसके अलावा आप जब प्राणायाम करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। जब आप बार बार किसी भी तरीके के प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जितनी बाहर जाती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ज्यादा मात्रा में फिर कार्बन भी शरीर से बाहर निकलेंगे। जितने शरीर के अंदर दूषित पदार्थ कम होंगे, उतना ही शरीर को आपको एनर्जी से भरे हुए पाएंगे। एक चीज और है, अगर आप नींद अगर ढंग से नहीं लेते हैं तो भी आपके शरीर में भारीपन लगेगा। शरीर उतना ही हल्का आपको लगेगा जितने आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर होंगे।
तो पानी पीने से आपके टॉक्सिन यूरिन के जरिए भी बाहर होते हैं, अगर कुछ पेय पदार्थ आप लेते हैं। जूस थेरेपी बहुत अच्छा है टॉक्सिन को बाहर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज या फिर योग, जिसमें आप कुछ फास्ट गति से योग करते हैं जहां पर आपका पसीना निकलना चाहिए, तो आपके त्वचा से जो भी टॉक्सिन है वह बहुत तेजी से बाहर होते हैं। शरीर शुद्ध किए बिना आप स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। टॉक्सिन बाहर निकलने के लिए यह कुछ प्रोसेस है। योग करना बहुत अच्छा है, मेडिटेशन आपके दिमाग से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, और प्राणायाम आपके शरीर से जो कार्बन है उनको बाहर करते हैं। तो यह मेरे कुछ तरीके थे जिनके द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ लिया जा सकता है, और योग के द्वारा शरीर एवं रोग की शुद्धि की जा सकती है और रोग को मुक्त किया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, और मैं अब आपको बताने वाला हूं 15 मिनट की मेरी एक सीक्रेट प्रोसेस, जिसको कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम दे सकते हैं। अगर नहीं है शाम को समय या दिन में एक बार भी समय मिलता है तो इसको 30 मिनट तक करिएगा। सरल है, आसान है, 5-5 मिनट का प्रोसेस है। सिर्फ आपको ध्यान लगाना है 5 मिनट क्या करना है। देखिए, करने से पहले मैं बता दूं कि क्या क्या करना है। देखिए, 15 मिनट का आप अपनी घड़ी के अंदर टाइमर लगा लीजिए। मोबाइल के अंदर भी काउंट करने के लिए टाइमर होता है, उसको आप फिक्स कर लीजिए। या 15 मिनट का कोई भी आप सॉन्ग या म्यूजिक या कुछ भी आप प्ले कर लीजिए। पहले 5 मिनट जो होंगे वहां पर करेंगे सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का किसी भी अवस्था में कर सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार नहीं है। सिर्फ 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम देखिए यूट्यूब पे, कहीं आसपास आपको कोई भी व्यक्ति बता सकता है, नहीं तो मुझे आप वॉच कर सकते हैं मेरे पेज पे, गौरव जैन वेलनेस कोच पेज जो है, वहां पर मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं प्रोसेस को कि सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, तो उसको भी आप वॉच करके सीख सकते हैं। वरना हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे योग प्रशिक्षक हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं इस चीज को सीखने के लिए। अगला जो 5 मिनट का जो प्रोसेस रहेगा उसमें करना है सूर्य नमस्कार। देखिए, शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाना है तो आपको सूर्य की शरण में जाना पड़ेगा। आपके कपड़ों में बदबू आती है, आपके अगर अनाज भी सड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ अगर कीड़े पड़ जाते हैं हम धूप में रख देते हैं। अगर सुबह आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, वरना जब भी समय मिले 5 मिनट सूर्य नमस्कार। 30 मिनट में एक साइकिल सूर्य नमस्कार की करनी है, 30 सेकेंड में। आप 5 बार करेंगे तो अमूमन 11 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है 5 मिनट के अंदर। सिर्फ 5 मिनट की प्रोसेस है। 11 बार अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपके 12 आसन एक आपके राउंड में होते हैं, एक चक्र में होते हैं। तो 11 बार करने से आपके करीब हो जाएंगे 130 बार। तो 130 आसन आप सिर्फ कर सकते हैं 5 मिनट में। ओके, अब इसका अगला जो 5 मिनट का जो प्रोसेस है उसके अंदर करना है सिर्फ आपको सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल, सबसे सिंपल तो यही है कि प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं आता हो, सीधे एक सुखासन में बैठ जाइए, जिस भी आसन में आपको अच्छा लगता हो। पर मेरा रिकमेंडेशन है कि वज्रासन में आप बैठे, जिससे रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए आपके फेफड़े ज्यादा बड़े हों। आराम से बैठ जाइए, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंखें बंद कर लीजिए और श्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। सिर्फ श्वास को, कुछ नहीं करना। श्वास जो आ रही है उसको देखना है, बाहर जा रही है उसको देखना है, बस सिर्फ वॉच करना है। उस समय कोई भी विचार अगर आपके मन में आते हैं जो आपको कुछ विचलित करें, बस उनसे थोड़ा सा आपको पल्ला छुड़ाना है। जैसे आ जाता है कोई व्यक्ति चैटने लगता है, आपसे परेशान करने लगता है, अरे जाओ जाओ जाओ, तो ऐसे ही वह विचार जो आपको परेशान करे, आपको नेगेटिव फीलिंग लेके आए, उसको वहां से हटाना है कि भाई अभी नहीं, अभी मैं अच्छे विचारों में हूं। वहां पर आप जो सोच सकते हैं, श्वास के साथ में अपने अच्छे जीवन की कल्पना, स्वस्थ जीवन की कल्पना भी वहां पर आप कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को करने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, और 5 मिनट सिर्फ किसी भी तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरीके का प्राणायाम। यहाँ पर अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपको बहुत पावर आपको प्रदान करता है। कुछ भी करिए, बस इस प्रोसेस को अपनाइए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम,
देखिए 30 मिनट दे के अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है तो प्लीज इसको आजमाइएगा। और अगर अच्छा लगे करने से आपको, यह टेक्निक अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। तो अब मैं अपने इस लाइव में अगर आपका कोई भी प्रश्न है जो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूं आपको बताने में, समझाने में, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइव देख रहे हैं आप या बाद में कभी वॉच कर रहे हैं, अगर यह वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलता है या फिर फेसबुक पे मिलता है कहीं भी, तो प्लीज कमेंट में बताइए क्या मैंने आपको जो सिखाया, जो बताया आज, वह संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको दे सकता है। दे सकता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी दे सकता है तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर बहुत बुरा लगा है तो प्लीज इस पे आप एंग्री का वर्ड बना सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस पे हार्ट बनाइए, नीचे लिखिए हार्ट बनाइए, शेयर करिए। और मुझसे अगर आप पर्सनल कंसल्टिंग चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं तो मुझे प्लीज कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं पर्सनली आपसे 15 मिनट बात करूंगा। और आपकी अगर कोई भी समस्या है, आपको अगर ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेनिंग देने में, या डिजिटल मार्केटिंग या हेल्थ प्रोडक्ट कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको लाइफ में कोई भी चैलेंज है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो प्लीज मुझे एक बार आप मैसेज करिए, बात करिए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। सुधीर जी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको सुधीर जी। हरिओम सुधीर जी। रामा जी बहुत बिल्कुल मैं सच बोलने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ बता पा रहा हूं। बिल्कुल योग अनुभव का विषय है, जो अनुभव कर सकता है वही समझ सकता है। तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और प्लीज मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या मैं जो कह रहा हूं वह सही है या गलत है। तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझ जैसे व्यक्ति को, कि मैं आपके मंच पे आके कुछ कह सकता हूं, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ बता सकता हूं। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपको नमस्कार, हरिओम, जय जिनेन्द्र, जय मोदी।